मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। काफ़ी दिन हो गए हिंदी के वाक्य शुद्धि के वीडियो नहीं बनाए, तो बीच में एक दो वीडियो वाक्य शुद्धि के बनाता हूँ। इसमें आपकी पीछे के नियमों की दोहराई भी हो जाएगी और कुछ नया भी देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। वाक्य शुद्धि के बारे में मैं पहले विस्तार से काफ़ी बता चुका हूँ। हमें सीधे ही किसी भी वाक्य में अपनी मर्जी से शब्दों को नहीं पकड़ना गलती मानकर, ठीक है। कुछ नियम होते हैं तो वो मैं पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ। मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट देखकर क्रम से सारी वीडियो देख सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि अगर आप सारे वीडियो देख पाएँ तो वाक्य शुद्धि संबंधी कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए आज के वीडियो में देखिए। प्रत्येक भाषा में वाक्य रचना का एक क्रम होता है जिसे पदक्रम कहते हैं। तो हिंदी में जो पदक्रम है वो सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद में कर्म आता है, उसके बाद में अंत में क्रिया आती है। इंग्लिश में सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्रिया आ जाती है, पर हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में क्रिया अंत में आती है। कर्ता का विस्तार है तो वो कर्ता से पहले आ जाएगा, कर्म से पहले आ जाएगा। क्रिया का विस्तार है तो क्रिया से पहले आ जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, इनमें तीनों चीजें हैं, कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। अब राम का विस्तार करें, कोई भी शब्द इसके साथ जोड़ना चाहें, होशियार राम, ठीक है। अगर ऐसा नहीं जोड़ना चाहे तो मोहन का भाई राम, मोहन का भाई राम। तो इस तरह से आप इसके संबंध में जुड़ने वाली चीजें पहले ला सकते हैं। पुस्तक, अच्छी पुस्तक, सुंदर पुस्तक, कई पुस्तक, ज्यादा पुस्तक, कम पुस्तक, जो भी आप पुस्तक के संबंध में जोड़ना चाहें तो आप इससे पहले ला सकते हैं। पढ़ना, इसका विस्तार अगर देना चाहें तो ध्यान ले आएंगे, जैसे रोज पढ़ता है, हर रोज पढ़ता है, तो ये पद क्रम संबंधी इनका क्रम रहता है। इनमें अगर संशोधन कर दिया जाए या आगे पीछे लगा दिया जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। पदों का क्रम दो जगह बदला जा सकता है, वो मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ। एक तो कविताओं में क्रिया पहले आ सकती है, पद क्रम बदल सकता है। दूसरा, कोई विशेष भाव दिखाना हो या किसी शब्द पर जोर देना हो तो उसमें कुछ एक वाक्यों में पद का क्रम आगे पीछे हो सकता है, वरना साधारण वाक्यों में पद क्रम को बदलना अशुद्धि माना जाता है। चलिए आगे देखिए। संबोधन हो या विस्मयबोधक हो तो वो क्या है, कर्ता से पहले आ जाएगा। जैसे रमेश मेरी बात सुनो, तो ये संबोधन था, पहले आ गया, ठीक है। विस्मयबोधक कोई है तो वो भी पहले आएगा। जैसे अरे तोता उड़ गया, तो यहां विस्मयबोधक है तो ये चिन्ह जरूर आएगा। तो इस तरह से ये शब्द पहले आ जाते हैं। हालांकि ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सी व्याकरण की पुस्तकों में काफ़ी नियम दे रखे हैं छोटे बड़े, तो मैंने उन सारे नियमों को लगभग हटा दिया, मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूँ। नियम तो आपको इस प्रकार मिल जाएंगे, जैसे व्यवसाय सूचक या पदवी जो नाम से पहले आ जाएगा, ये नियमों में शामिल है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ डॉक्टर सुरेश आज दिल्ली जाएंगे, तो ये डॉक्टर पदवी है, ये पहले आ गई। तो ये बहुत ही साधारण बात है, लेकिन गाइडों में नियम मिल जाएंगे तो मैंने इनको कम किया है। ये तो यहाँ बताने के लिए किया है कि मैंने इस तरह के नियम छोड़ दिए। अब एक नियम बता रखा है कि संबंध कारक का प्रयोग संबंधी से पहले आता है। अब उदाहरण क्या दे रखा है, जैसे राम की गाय, तो ये की है, ये संबंधी से पहले आ जाएगा। तो ये साधारण बातें हैं, तो मैंने उन नियमों को कम किया है ताकि आपका समय खराब नहीं हो। और जो ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं उन्हीं को मैंने उठाया है, सामान्य नियमों को छोड़ दिया है। संबंध कारक का जो प्रयोग है वो संबंधी से पहले आता है। इस तरह की जो बातें हैं वो या तो बिल्कुल छोटे जो बच्चे हैं उनके काम की बातें हैं, मैं इनको बेकार तो नहीं कहूँगा, उनके काम की है। या जो हिंदी भाषी लोग हैं, है ना, या जो विदेशी है, इंग्लिश भाषा जानता है, हिंदी नहीं जानता, उनके लिए तो काम की हो सकती है ना। लेकिन हम रात दिन हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, सारा व्यवहार हिंदी में होता है, तो सामान्य बातों को तो हम वैसे ही याद रख लेते हैं। उनके लिए नियमों को बताना, नियमों में वृद्धि करना, बहुत सारे नियम बता देना, ऐसा नहीं करना है।
अब ए हिंदी है या जो विदेशी है उनको तो दिक्कत आएगी, उनके लिए तो छोटी छोटी बातें भी बताना पड़ेगा, है ना। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ कि अपने तो इंग्लिश में अपनी भाषा नहीं है तो हम इंग्लिश में रटेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो वर्ब के आगे एस या ईएस आता है, हम तो नियम रटेंगे क्योंकि हमें पता नहीं, इंग्लिश आती नहीं है, तो इसको नियम बना करके याद करेंगे। जबकि इंग्लैंड का कोई किसान जो स्कूल में नहीं गया हुआ हो और उसको आप बोलो जा करके कि ही गो टू स्कूल, तो वो थप्पड़ मारेगा, वो कहेगा ही गो टू नहीं ही गोज टू स्कूल, तो वो उसे नियम नहीं पता कि क्रिया के आगे एस या ईएस आएगा, लेकिन वो बता देगा। तो ठीक वैसे ही जैसे हम लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान का जो किसान है कभी स्कूल नहीं गया, उसको आप जाकर बोलो कि सुशीला गीत गाता है, तो वो कान के नीचे मारेगा, बोलेगा सुशीला गीत गाती है, नियम उसको ही नहीं पता। नियम ये है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप आता है, कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग। ये नियम नहीं बता पाएगा लेकिन वो गलती पकड़ लेगा क्योंकि मातृभाषा हमारी। तो बहुत सारे छोटे छोटे नियम है जो मातृभाषा होने के कारण मुझे थोड़े कम उपयोगी लगे, तो वो मैंने यहाँ नहीं लिखे, जो परीक्षा में काम आ सकते हैं वही बता रहा हूँ। हाँ, ये नियम थोड़ा देख लीजिए आप कि क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं एविकारी, ये क्रिया से पहले आते हैं, सामान्य बात है ये भी, लेकिन मैंने यहाँ क्यों लिखा, इसको क्यों बताने की प्रधानता दिखा रहा हूँ, इसलिए कि नियम में तो ये ठीक है कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ तेज जो है वो क्रिया विशेषण है और वो क्रिया से पहले आता है, तो ये क्रिया से पहले आ गया, सामान्य बात है ना। फिर मैंने क्यों लिखा, साधारण बात होते हुए इसलिए लिखा कि कुछ ऐसे वाक्य हैं, जैसे मैंने पहले लिखा था किसी वीडियो में कि आजकल रमेश कहाँ रहता है, रमेश कहाँ रहता है, तो सामान्य वाक्यों में आजकल यहाँ नहीं आएगा, ये क्रिया विशेषण है, तो रमेश आजकल कहाँ रहता है यहाँ आएगा, रमेश के बाद। समझ में आई बात, पहले नहीं आएगा, पहले कर्ता आता है, ये सामान्य वाक्यों की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस नियम को प्रधानता से यहाँ रख दिया। आगे देखिए, द्विकर्म क्रिया जो होती है, द्विकर्म जिसमें दो कर्म होते हैं, वाक्य में दो दो कर्म होते हैं कई बार, जैसे माँ दूध लाई, तो माँ तो करता है, दूध लाई तो दूध कर्म है, लेकिन कई बार दो कर्म आते हैं, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो दूध पिलाती है तो दूध ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, बच्चे को पिलाती है मतलब बच्चे को, तो बच्चा, दो दो कर्म आ गए। तो जब दो दो कर्म आते हैं तो जो गौण कर्म होता है कम प्रधान वो पहले आता है, और मुख्य जो कर्म होता है, प्रधान जो कर्म होता है वो बाद में आता है, और ये बात मैं पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे इस वाक्य में देख लीजिए, अशोक ने पंकज को पुस्तक दी, तो अशोक तो करता है, ठीक है, पुस्तक दी ये मुख्य कर्म है, पंकज को ये गौण कर्म है, गौण, तो गौण कर्म पहले आ जाता है, मुख्य कर्म बाद में आता है, ये थोड़ा ध्यान में रखें। निषेधात्मक वाक्यों में न हो या नहीं हो, तो ये दोनों प्राय क्रिया से पहले आते हैं, ठीक है, जैसे सुरेश वहां नहीं जाएगा तो क्रिया से पहले आ गया, हालांकि ये भी सामान्य बात है, लेकिन कई बार ऐसे वाक्य होते हैं, चार वाक्यों में से शुद्ध छांटना होता है, वहां कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहां हम न और नहीं वाली बात को गौर नहीं कर पाते, तो वो प्रश्न गलत हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ इसको बताया है। वाक्य में कारकों का जो प्रयोग है, पहले आप देखें, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये जो कारक होते हैं, कर्ता और कर्म इन दोनों के बीच में आएंगे सारे कारक, ये याद रखें, और आएंगे भी कैसे, ये देखिए उल्टा आएंगे, विपरीत क्रम में, जैसे ना कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, तो ये ऐसे नहीं आएंगे, पहले अधिकरण आएगा, फिर अपादान, फिर संप्रदान, फिर कर्ण, इस तरह से आएंगे। तो ये वाक्य देखिए आप, एक मानवी ने कागज पर भैया के लिए पेंसिल से चित्र बनाया, ये वाक्य सही है। अब इसमें देखिए मानवी ने ये कर्ता आ गया, अब क्या बनाया, ये क्रिया है तो ये कर्म है, तो कर्म तथा ये कर्ता इनके बीच में आएंगे, और आएंगे कैसे, विपरीत क्रम में आएंगे, कागज पर पहले अधिकरण आ जाएगा, ठीक है ना, भैया के लिए ये संप्रदान, यानी यूं चलेगा क्रम, संप्रदान, फिर पेंसिल से तो कर्ण, ये लास्ट में, जबकि अपने कर्ता ने कर्म को कर्ण से रटते तो ये ना इस क्रम में, लेकिन जब कर्ता और कर्म बहुत सारे कारक हैं तो इन दोनों के बीच में आएंगे और विपरीत क्रम में आएंगे, ये मुझे लगता है कि आपके काम की चीज है, ठीक है। अब मैं कल के वीडियो में
वाक्य में जो शब्द हैं या जो पद हैं उनकी आपस में अन्विति जो है उसके बारे में कुछ बताऊंगा। अन्विति का मतलब होता है संबद्धता या उचित मेल। कौन सा शब्द किस शब्द से संबंध रखता है और उनका क्रम कैसे रहेगा, तो इस पर कल चर्चा करेंगे। कल का वीडियो जरूर देखें। जैसे कर्ता व क्रिया की जो अन्विति है वो किस प्रकार से इनका मेल रहेगा, इनका स्थान कहाँ रहेगा। कर्म और क्रिया की अन्विति, इस पर चर्चा करेंगे। संज्ञा व सर्वनाम की अन्विति, विशेषण व विशेष्य का मेल, ठीक है, संबंध और संबंधी का अन्वय, इन पर कल चर्चा करेंगे। तो उस चर्चा में हो सकता है कि एक दो नई बात सामने आए जो उपयोगी सिद्ध हो सकती हो। तो मैं विद्यार्थियों को ये कहता हूँ, कभी प्रमादवश किसी भी चीज़ को छोटी नहीं माने, क्योंकि एक छोटा सा प्रश्न भी अगर दिमाग से कोई बात निकल जाती है, वो गलत हो जाता है, तो हम हजारों से पिछड़ सकते हैं। कंपटीशन भयंकर है, किसी भी बात को हल्के में न ले, गंभीरता से पढ़े हर एक छोटी चीज़ को। और कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े नियम तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन छोटी सी गलती कुछ एक छोटे छोटे प्रश्न में परेशान कर देते हैं और हमें पीछे ले जाते हैं, और फिर आकर हम और ऐसा हो गया। तो आप मन से गंभीरता से तैयारी करते रहें, रोज देखते रहें। मैं वाक्य शुद्धि के एक दो वीडियो के बाद वचन संबंधी कुछ बातें बताऊंगा, और उसके बाद परिचय जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। उसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग होगा ये भी आगे के वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद में समास, संधि ये बताऊंगा, और जो रीट का सिलेबस है उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ बड़े टॉपिक पहले बताऊंगा। उसके बाद अपना जो क्रम है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। जय माँ सरस्वती, जय हिंद।